इस वीडियो में हम ग्रेड प्रणाली एवं संचयी ग्रेड बिंदु औसत के बारे में जानेंगे। ग्रेड सिस्टम एंड क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में परीक्षा परिणाम कुल प्राप्तांकों के यानी कि जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो टोटल के परसेंट के बेस पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल कैटेगरीज में घोषित किए जाते हैं। और आवश्यक आश्चर्य की बात तो यह है कि श्रेणी विभाजन डिवीज़न के आधार पर बड़ी भिन्नता होती है, यानी कि काफ़ी वेरिएबिलिटी होती है। कहीं 60% पर फर्स्ट डिवीज़न दी जाती है तो कहीं 75% पर, कहीं 45% पर सेकंड डिवीज़न दी जाती है तो कहीं 50% पर, कहीं 33% पर थर्ड डिवीज़न दी जाती है तो कहीं 36 पर, और कहीं 33 से कम अंक प्राप्त करने वालों को फेल माना जाता है या अनुत्तीर्ण माना जाता है, तो कहीं 36 से कम अंक प्राप्त करने वालों को। इस प्रणाली का दूसरा दोष यह है कि इसमें विषय की प्रकृति का ध्यान ही नहीं दिया जाता। सामाजिक विषयों जिनमें 60% अधिक अंक यानी कि 60% अधिक मार्क्स प्राप्त करने कठिन होते हैं, और गणित एवं विज्ञान यानी कि मैथ एंड साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में 100% भी प्राप्त किया जाता है। डिवीज़न के बेस पर अर्थात प्राप्तांक प्रतिशत समान होता है। इस प्रणाली का या सिस्टम का तीसरा बड़ा दोष यह है कि इसमें डिवीज़न प्राप्तांक यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स का विस्तार बहुत अधिक होता है। जैसे 33% से 47 तक थर्ड डिवीज़न, 48 से 59 तक सेकंड डिवीज़न और 60 से 100% तक फर्स्ट डिवीज़न। कभी कभी तो 1-2 प्राप्तांकों के अंतर से श्रेणी में अंतर हो जाता है या डिवीज़न में अंतर हो जाता है। जैसे 600 मार्क्स किसी ने ऑब्टेन किए 1000 में से, तो इसमें प्रथम श्रेणी, और फिर किसी ने 598 मार्क्स प्राप्त किए 1000 में से, तो उसको सेकंड डिवीज़न मिली। और जब कोई बच्चा 1-2 अंक के अंतर से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है तो उससे बड़ा दुख होता है। इस सिस्टम में एक दोष यह भी है कि किन्हीं 1-2 विषयों में थर्ड डिवीज़न में अंक प्राप्त करने वाले छात्र कुछ विषयों में अत्यधिक अंक प्राप्त करने पर फर्स्ट डिवीज़न में उत्तीर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार डिवीज़न से परीक्षार्थियों की, इस ग्रेड से परीक्षार्थियों की विषयगत योग्यता का सही ज्ञान नहीं हो पाता। प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर श्रेणी विभाजन ग्रेड डिवीज़न की प्रणाली के उपरोक्त दोषों को दूर करने के लिए हमारे देश में सर्वप्रथम मुदालियर आयोग, जो कि 1952 से 53 ने ग्रेड प्रणाली यानी कि ग्रेड क्यूमुलेटिव ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया था। इसके बाद कोठारी आयोग ने 1964 से 66 ने इस प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया। तत्पश्चात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ग्रेड प्रणाली की वकालत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी ग्रेड प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि यह ग्रेड प्रणाली क्या है। ग्रेड प्रणाली में परीक्षार्थियों को विषय विशेष में अंकों के आधार पर 5, 7 अथवा 9 ग्रेड्स में बांट दिया गया है। जैसे 0 ABCD, O ABCD E और F, OA ABCD EF I और J, इनमें 7 ग्रेड बिंदु प्रणाली सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इस 7 श्रेणी विभाजन को अक्षरों, अंकों और शब्दों में हम नेक्स्ट चार्ट द्वारा समझेंगे। इसमें ग्रेड दे रखे हैं 0 से 0 ABCDEF तथा ग्रेड अंकों में दे रखे हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसके बाद ग्रेड शब्दों में दे रखे हैं तथा उनके बारे में लिख रखा है विशिष्ट, अति उत्तम, उत्तम, औसत, यानी कि 0 को विशिष्ट, यानी कि 6 अंकों को विशिष्ट, 5 को अति उत्तम या वेरी गुड, 4 को उत्तम या गुड, 3 को औसत या एवरेज, 2 को संतोषजनक सेटिस्फैक्टरी, 1 को निकृष्ट यानी कि पुअर, तथा F को 0 जो कि 0 में है, शून्य में है, जिसको निकृष्टता या वेरी पुअर कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। तो इसको हमने 7 ग्रेड बिंदु प्रणाली
बताया गया, क्योंकि इसमें हमने 7 ग्रेड में अंक प्रदान किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हम ग्रेड प्रणाली में मूल्यांकन सीधे ग्रेडों में भी किया जा सकता है और प्राप्तांक के आधार पर भी ग्रेड दिए जा सकते हैं। सीधे ग्रेड देने में परीक्षक सर्वप्रथम किसी विषय के किसी प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर अलग अलग ग्रेड प्रदान करते हैं और उसके बाद सभी प्रश्नों पर दिए गए ग्रेडों का ग्रेड औसत निकाल लेते हैं। ग्रेड औसत ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अक्षर ग्रेडों को अंक ग्रेडों में बदला जाता है और उनके बाद उनका औसत निकाल लिया जाता है। इस औसत संख्या को ग्रेड बिंदु औसत यानी कि ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। इसमें प्रश्न दिए गए तथा प्रश्नों में ग्रेड दिया गया। पहले प्रश्न में ए ग्रेड दिया, दूसरे में भी ए ग्रेड दिया, तीसरे में बी ग्रेड दिया, चौथे में ए ग्रेड दिया तथा फिर हमने उनको अंकों में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर हमने दिखा चुके हैं कि ए वाले को 5 नंबर दिए गए हैं, बी वाले को 4 नंबर दिए गए हैं। इस प्रकार से हमने ग्रेड औसत निकाल लिया, इनको हमने जोड़ लिया तथा जितने भी प्रदान किए गए हैं प्रश्न उनसे हमने इसको डिवाइड कर दिया और फिर वो हमारा ग्रेड औसत बिंदु निकल आया, ग्रेड बिंदु औसत निकल आया। यदि ग्रेड बिंदु 4.5 से अधिक होता है तो उसे ए ग्रेड देते हैं। इस बीच हमारे देश में अनेक परीक्षा संस्थानों ने ग्रेड प्रणाली शुरू की, परंतु इस प्रणाली के भी अपने गुण और दोष हैं। इसके बाद हम संचयी ग्रेड बिंदु औसत या क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के बारे में जानेंगे। ग्रेड प्रणाली में परीक्षार्थियों को उनके विभिन्न विषयों में प्राप्त ग्रेडों का औसत ग्रेड बिंदु प्रदान किया जाता है। इसे हम संचयी ग्रेड बिंदु औसत या क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज CGPA कहते हैं। यह संचयी ग्रेड बिन परीक्षार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त ग्रेड होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। इसके बारे में बात करें तो इसमें ग्रेड अक्षरों में दिए गए हैं तथा विभिन्न विषयों में डिवाइड किया गया है। हिंदी में ए ग्रेड दिया गया है। ए ग्रेड में हमने पहले चार्ट में हम दिख चुके हैं कि ए को हम 5 अंकों से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको बी ग्रेड मिला है तथा अंक जो मिले हैं वो इनको मिले हैं 4। गणित में इनको ए ग्रेड मिला है, अंक 5 मिले हैं। विज्ञान में बी मिला है जिसमें 4 मिले हैं तथा जो ग्रेडों का योग है वो हमने जोड़ लिया, वो 22 आया। उसके बाद हमने 22 को पांचों ग्रेडों की संख्या से डिवाइड कर दिया तथा हमारा संचयी ग्रेड बिंदु औसत निकल आया जो कि 4.4 है। आगे चलते हैं। ग्रेड प्रणाली की विशेषताएं अथवा गुणों की बात की जाए तो मेरिट्स ऑफ ग्रेड सिस्टम, प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तैयार श्रेणी प्रणाली में, यानी कि ग्रेड प्रणाली में, ग्रेडिंग प्रणाली में 0 से 100 तक अंक प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार 101 अंक बिंदु प्रणाली होती है, जबकि ग्रेड प्रणाली में केवल 5 जबकि 7 अथवा 9 अंक बिंदु प्रणाली को ही अपनाया जाता था। ग्रेड प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होती है। ग्रेड प्रणाली से परीक्षार्थियों की विभिन्न विषयों में उपलब्धियों का अलग अलग ज्ञान होता है। ग्रेड प्रणाली द्वारा भिन्न भिन्न परीक्षार्थियों की उपलब्धियों की तुलना आसानी से की जा सकती है। ग्रेड प्रणाली में विषयगत कठिनाई स्तर का अंतर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम ग्रेड प्रणाली के दोष के बारे में बात करें। ग्रेड प्रणाली की सीमाएं अथवा दोष, डीमेरिट्स ऑफ ग्रेड सिस्टम। सबसे पहली बात तो यही है कि ग्रेड पैमाने 5, 7 अथवा 9 के विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है। सब अलग अलग ग्रेड पैमाने डिस्क्राइब करते हैं, कभी 9 कभी 7। भिन्न भिन्न पैमाने जैसे भिन्न भिन्न स्केल्स जैसे 5, 7, 9 ग्रेड में प्रदान किए गए ग्रेडों की तुलना में करना कठिन होता है। ग्रेड प्रणाली अति सेंसिटिव होती है, यानी कि संवेदनशील होती है। फॉर एग्जाम्पल
प्रतिशत अंक प्रणाली में 100 में से 60 या 70 अंक देने में उतना अंतर नहीं होता जितना ग्रेड प्रणाली में बी के स्थान पर ए ग्रेड देने में पड़ जाता है। ग्रेड प्रणाली भी अंक प्रणाली की तरह व्यक्तिनिष्ठ होती है और प्रति परसेंटाइल के आधार पर ग्रेड देने को अभी व्यापक नहीं बनाया जा सकता। लगभग हमारे देश में CBSE बोर्ड ने सबसे पहले ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत की थी। उसके बाद यूपी बोर्ड में भी ग्रेडिंग प्रणाली शुरू कर दी गई है कुछ सालों से। इसके अपने अपने दोष हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं तथा अपने कुछ गुण हैं। तथा अब हमारे देश में हर जगह ग्रेडिंग प्रणाली व्याप्त है। ग्रेडिंग प्रणाली के कुछ अपने दोष हैं, कुछ अपने गुण हैं। अगर दोषों की बात की जाए तो कभी कभी इससे छात्र अपनी योग्यता से अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं तथा कभी कभी जो छात्र ज़्यादा होनहार होते हैं या विद्वान होते हैं या तो उन छात्रों को उतने अंक नहीं मिल पाते जितने अंक कमज़ोर वर्ग के छात्रों को मिल जाते हैं। तथा इस प्रणाली के कुछ अपने दोष हैं क्योंकि ये प्रणाली कई प्रकार की होती है। 5-7 कई प्रकार के ग्रेड अलग अलग स्टेट में अलग अलग ग्रेड दिए जाते हैं। तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते या ये कंपेयर करके नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेडिंग प्रणाली अच्छी है। 7 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली अच्छी है, 9 पॉइंट ग्रेड प्रणाली अच्छी है। इस बात को हम इतनी आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते। ये इसका प्रमुख दोष है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।